नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से लगातार बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय लगातार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है और इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल के हालातों को देखकर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की लगातार मांग चल रही है, इसी पर खास बातचीत करेंगे आज हम। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी हमारे साथ मौजूद। इनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बंगाल में जो लगातार राजनीतिक हिंसा जो हो रही है, इसके बाद अब जो माहौल लगातार पैदा हो रहा है, जिस तरीके से गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है और अब आगे क्या लगता है कि अगला क्या स्टैंड गृह मंत्रालय का बंगाल को लेकर होगा। सर, बहुत पहले स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका। तो सर, जिस तरीके से बंगाल में जो ताजा हालात बने हुए हैं, हालांकि लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी को फटकार जरूर लग रही है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो एक्टिव मोड पर एकदम गृह मंत्रालय दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो कड़े एक्शन अमित शाह की ओर से लिए गए हैं, ये वाकई ममता बनर्जी के लिए घबराहट वाले एक्शन है, उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से चुनाव के तुरंत बाद हिंसा हुई और वो हिंसा पूरी सुनियोजित थी और उसमें सुनियोजित ये था कि छोटे छोटे गांव के अंदर जो हिंसा करने के लिए टोली आई वो रोहिंग्याओं की थी। मतलब गांव वालों से मेरी खुद बात हुई है, वहां जो इंटीरियर में लोग रहते हैं, कुछ परिचित हैं, उन्होंने ये बताया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने कि जो टोली घरों में आग लगा रही थी, जो हत्याएं कर रही थी, उनमें एक या दो लोग तो स्थानीय थे गांव के, जो केवल घर बता रहे थे कि ये बीजेपी वाले का घर है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। बाकी जो टोली थी वो बाहर से आई थी। अब बाहर से आने वाले कौन थे? तो उन्होंने कहा कि उसमें घुसपैठिए जो बांग्लादेश के आए हुए और रोहिंग्या स्पेशली जो झुग्गी झोपड़ी किनारे में सड़क के डाले हुए हैं, वो बाकायदा हथियारबंद होकर आए थे। और योजना यही थी कि केवल गांव गांव में हिंसा को अंजाम दिया जाए ताकि यहां से हिंदू भाग खड़ा हो। और उसी का परिणाम भी ये देखिए जब हुआ है कि लगभग 80,000 से 1 लाख जो हिंदू पलायन कर गया, असम में गए हैं पलायन करके, वो भाग के गए जान बचाने के लिए। तो ये एक षड्यंत्र था रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का कि किसी तरह से एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए दहशत का, ताकि यहां जो हिंदू हैं वो छोड़कर भाग खड़े हों और हम पश्चिम बंगाल को कश्मीर की तरह यहां हिंदू विहीन कर दें और फिर हमारा ही शासन हो जाए, यहां लोग दहशत में हो जाएं। और फिर रोहिंग्या जो अभी तक सड़क पे टेंट लगाकर पड़े हुए हैं पन्नी के मकान में या झुग्गी में कह लीजिए, वो सपना देख रहे हैं कि जैसे ही गांव वाले भागेंगे उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, उनके मकान में कब्जा कर लेंगे और फिर हो गया, ममता बहन वहां है ही है हमारी दीदी, वो हमारा कार्ड बना देगी, वो हमारे आधार कार्ड दे देगी, जमीन पे कब्जा हो जाएगा और हम स्थायी निवासी हो जाएंगे। ये जो योजना है पूरी, ये तब खुलासा हुआ और कुछ कार्यकर्ताओं ने जो कंप्लेंट की इसकी, बाकायदा गुस्सा लोगों में हुआ कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तब ये एक्शन में गृह मंत्रालय आया। दुर्भाग्य, आज सौभाग्य से अमित शाह गृह मंत्री हैं, यदि कोई और होता तो आपको बताऊं अभी तक ये कश्मीर बनने की तरफ चल चुका होता और पलायन बड़ी संख्या में होता। अभी भी 1 लाख के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता अपने अपने घरों को छोड़कर बहन बेटियों के साथ बंगाल छोड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी पे गंभीरता से गृह मंत्रालय ने विचार किया कि कहीं ना कहीं इसमें विदेशी एंगल दिख रहा था, घुसपैठियों की साजिश दिख रही थी और इसलिए ममता बनर्जी को बाकायदा रिपोर्ट तलब करने के लिए गृह सचिव को कहा गया कि आप तुरंत रिपोर्ट दीजिए। 3 दिन बीतने के बाद भी वो गृह सचिव ने रिपोर्ट नहीं दी। तो अब ये गंभीर और मामला हो गया कि आपसे केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर कोई रिपोर्ट मांग रहा है आप बताइए, लेकिन कुछ लिखते कि इतने मरे, इसने मारे, ये हुआ, कुछ भी नहीं। और केवल एक शब्द ममता बनर्जी की तरफ से बोला गया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, 19 कार्यकर्ता। पहली बात तो मना ही कर दिया। समय लगातार ममता बनर्जी ये भी तो कह रही है कि ये तस्वीर जो बीजेपी ने पुरानी तस्वीर फैलाई है, लेकिन जो लगातार हालात बने हुए हैं, जो मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया गया है, क्या ये पुरानी तस्वीरें हैं, क्या ये पुराने वीडियोज हैं? यही मैं कह रहा हूं कि साजिश की बू इसी से आती है कि एक चुनावा अगर मुख्यमंत्री अभी शपथ लेता है और शपथ के तुरंत बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में ये तक नहीं बोलता कि हिंसा बंद करें, वो जस्टिफाइड करने की कोशिश में है कि हिंसा हुई ही नहीं,
इसका मतलब तो जिन लोगों ने रेप किए वो बच गए, क्योंकि पुलिस कहेगी भाई ममता बहन जो सीएम है वो कह रही है नहीं हुआ, तो तुम कहोगे हुआ, तो मामला खराब हो जाएगा। और इसलिए ममता बनर्जी ने उन सब पे पर्दा डाल दिया, जितने बलात्कार हुए, जितनी हत्याएं हुई, जितने घर जले, सबको कह दिया ये तो पुराना है। और इसमें आप देखिए विपक्ष कैसा काम कर रहा है, सारा बिकाऊ मीडिया, सारा विपक्ष इसमें चुप हो गया। और शिवसेना ने तो एक कदम और आगे कर दिया कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र में छाप लिया कि इसके लिए तो बीजेपी ही जिम्मेदार है। मतलब ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे दी और ये पूरी साजिश दिखाई दी। तब गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और उसने 4 सदस्यीय टीम अपनी पश्चिम बंगाल भेजना तय किया कि रिपोर्ट तो देगा नहीं कोई, हकीकत पता लगेगा नहीं, और जो चीजें चाहिए चाहे वो गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, मेरे समझ से जहां तक है कि ये सख्त एक्शन जो लिया गया है, तत्काल 4 सदस्यीय टीम भेजी गई, इसकी रिपोर्ट आएगी और अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जा सकता है। ऐसा संकेत गृह मंत्रालय की इस टीम के भेजने से प्राइमा फेसी लगता है। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि ममता बनर्जी लगातार अब जो तमाम जो गुंडे उन्हें बचाने की कोशिश वो लगातार कर रही हैं। हालांकि वो ये भी कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि बंगाल में किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, तभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी इसे बीजेपी की झूठी साजिश करार दे रही हैं, तो आखिर क्यों उन तमाम परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया? आखिर किस आधार पर आप मुआवजे बांट रही, जब आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि बंगाल में वाकई हिंसा हुई है? हम ये देखो ना, ममता बनर्जी ने पहले तो मना कर दिया हिंसा नहीं हुई, फिर दबाव बना मीडिया का, लोगों का, लोकल लोगों का, तो 2-2 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। अब जब फंसी और लोगों ने सवाल किए, ये भी मीडिया में सवाल उठा कि ममता दीदी आप तो कह रही थी हिंसा हुई ही नहीं, तो 19 लोगों की आप मरने पर 2-2 लाख रुपए क्यों बांट रही हो? जब हिंसा हुई नहीं तो ये मरे हुए लोगों को पैसे क्यों? तब वो फंसी तो फिर एक और झूठ बोला। और अब की बार क्या झूठ बोला है? अब की बार बोल रही है ये जो 19 मरे हैं ना, इसमें से 12 तो टीएमसी के हैं। मतलब फिर झूठ कि आप समझिए टीएमसी का शासन है, टीएमसी के शासन में पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, बमबाजी खुलेआम हो रही है, रेप खुलेआम हो रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी फिर से एक बार इस बयान से टीएमसी के लोगों को भड़काने का काम कर रही है, ये कहकर कि जो मारे गए 19 हैं उसमें से 12 टीएमसी के हैं। अब आप समझिए, अगर टीएमसी के लोग ये सुनेंगे कि जो 19 मरे हैं उसमें से आधा से ज्यादा तो हमारे लोग हैं, तो वो तो बीजेपी वालों को जहां मौका मिलेगा फिर मारेंगे। मतलब ममता बनर्जी पूरी तरह सुनियोजित तरीके से, हर बयान उसका ऐसा है कि वो हिंसा को भड़काना चाहती है। और शिवसेना का भी बयान ऐसा ही है, विपक्षियों का बयान ऐसा ही है। मीडिया में जो एनडीटीवी जैसे टाइप के मीडिया वाले हैं वो सब मौन जो इसलिए हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं कि इसमें टीएमसी के लोग भी बराबर मरे हैं। इसी इन बयानबाजियों से और मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग करने से ये हिंसा और बढ़ेगी। और इसलिए गृह मंत्रालय को इस पे संज्ञान लेना ही पड़ेगा। और एकमात्र रास्ता यही है कि ममता बनर्जी को तो चुनाव के पहले दिए गए बयानों के आधार पर जेल में डालिए, इनके खिलाफ केस चलिए। और 19 लोग जो मारे गए हैं हत्या की साजिश में शामिल होना, इसका केस दर्ज ममता बनर्जी पर सीधे सीधे होना चाहिए। ममता बनर्जी ही वो एक नेता है जिसने कहा था कि चुनाव के बाद हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे जब यहां से केंद्रीय बल हट जाएंगे। दूसरा, ममता बनर्जी ही वो नेता है जिसने बार बार हर मंच से कहा खेला होवे खेला होवे, और वही खेला होवे का गाना बज रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी और इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश करने में केस दर्ज होना चाहिए और इस साजिश के केस में ये बंद हो और यहां राष्ट्रपति शासन लगे। मोदी जी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए, वो हैं संगी, लेकिन काम कैसे किया जाता है, अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा कैसे की जाती है, वो इंदिरा गांधी से सीखिए। और जिस राजीव गांधी को उसने भी उनके टाइम में, मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं कि जितने लोगों के साथ अत्याचार हुए, लेकिन कार्यकर्ताओं की रक्षा करना ये इस समय भाजपा नेतृत्व का जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है। और इसके लिए गृह मंत्रालय को तत्काल इस पर रिपोर्ट मंगाकर इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर शब्द है कि अगर 1-2 दिन के अंदर ये हिंसा पे कंट्रोल नहीं होता, नंबर 2 हिंसा रुकी, लेकिन जिन लोगों ने की जब तक वो जेल में नहीं जाते उचित धाराओं में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। भाई किसी ने रेप किया है लड़की के साथ, वो किसी की भी बहन बेटी है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाले यदि खुलेआम घूमते दिखाई देंगे पश्चिम बंगाल में,
तो भी लोगों में दहशत पैदा होगी। घर जलाने वाले लोग यदि खुलेआम गांव में घूमते दिखाई देंगे तो भी लोगों में दहशत पैदा होगी, और इसलिए वो अगर जेल में जाएंगे तो समझा जाए कि ममता बनर्जी हिंसा रोकने के लिए सीरियस है, और वो जो अपराधी हैं उनको जेल में डालकर ये संदेश पूरे देश को दे और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे कि जो लोग दोषी थे, देखो मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यदि ये लोग जेल में नहीं जाते और हिंसा भी जारी रहती है, तब तत्काल गृह मंत्रालय के पास एक ही रास्ता है, ममता बनर्जी को जेल और यहां पर राष्ट्रपति शासन। वहीं जिस तरीके से आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय की टीम जो बंगाल पहुंची है सर, वो लगातार राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है और लगातार पीड़ित परिवारों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। और जो खबरें सामने आ रही सर वो ये कि अब जो जांच टीम है उनके हाथों टीएमसी के गुंडों के खिलाफ तमाम सबूत भी लग रहे हैं सर। सबूत मिले हैं, और आपको बताऊं जो महिलाओं के रेप की घटना आई थी, एक वीडियो तो मेरे पास भी हृदय विदारक आई कि लड़की को सरेआम दिन में ही उठाकर ले जा रहे हैं 10-12 लोग, और वो चीख रही है, चिल्ला रही है मुझे छोड़ दो। वो वीडियो बाकायदा जो हमारा ये महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है और मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन दलितों के वोट बैंक समझकर उनकी वोट लेने वाले चंद्रशेखर रावण या कांग्रेसी या वामपंथी सब चुपचाप बैठे हुए हैं। तो क्या बीजेपी का दलित है तो वो मरने के लिए है, वो दलित नहीं है, और बाकी दलित मर जाए तो हल्ला है? ये सब दोगलापना लोग देख रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। और अब केंद्र में जो सरकार है, जो उसने एक्टिवनेस दिखाई है, इसकी उम्मीद की जा रही थी, और मोदी जी से ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर तुरंत कोई निर्णय होगा। यदि ममता बनर्जी इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो मैं तो कह रहा हूं कि ये जो पुलिसिया सिस्टम है इसको एक तरफ करें और वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करें। लोगों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी तभी होगी। और ये जो पुलिस वाले हैं ढीला ढवाली जो कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, आप देखो केंद्र से नोटिस गया, आईपीएस अधिकारी गए नहीं, संज्ञान नहीं लिया, कुछ समझ ही नहीं रहे। इनको हटाओ और कानून में परिवर्तन करना पड़े तो करो। ये आईपीएस अधिकारी जरा यूपी से भेजो वहां 2-4, तो पता चले कि कैसे पुलिस सिस्टम होता है। कुछ दिन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल वहां लगाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति से लग रहा है। जी बिल्कुल, वाकई तो थे मासंग त्यागी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चुन चुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनके दलित कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से जो हालात लगातार पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उसको लेकर त्यागी जी ने भी बताया कि निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्रालय की टीम एक्टिव मोड पर आकर जो काम कर रही है, इसको लेकर निश्चित ये समझा जा रहा है कि बहुत जल्द बंगाल में जो हिंसा लगातार हो रही है इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आप सबकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।